जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल जीएस क्लासेस में। आज मैं फिर आप लोगों को ग्रुप डी के बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस का 20 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। और दिन में टाइम नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से मैं रात में वीडियो बना रहा हूं, जिसके वजह से लाइट थोड़ा कम होने के कारण बोर्ड पे छाया पड़ रहा है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, और बोर्ड पे जो छाया पड़ रहा है उस पर मत ज़्यादा फोकस कीजिएगा। जैसे ही मुझे दिन में टाइम मिलने लगेगा मैं दिन में वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ग्रुप डी का एग्ज़ाम जब तक नहीं हो जाता है तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। मेरे चैनल के माध्यम से जितनी भी वीडियो जाएगी सारी की सारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, और क्वेश्चन वही होगा जो पिछले ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, दूसरा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब समझते हैं क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी पिंड पर असंतुलित बल लगाने पर पिंड हो जाता है। मतलब किसी पिंड पे अगर कोई असंतुलित बल लग रहा है तो पिंड में किस प्रकार का परिवर्तन होगा, उसको यहाँ पे समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये एक मार्कर कोई पिंड है, इसको हम मेज पे रख दिए हैं और इधर से हम कोई बल लगा रहे हैं जिसका मान 10 न्यूटन है, और यहाँ से कोई बल हम लगा रहे हैं यहाँ से जिसका मान 20 न्यूटन है। तो जब हम बल लगाएंगे इधर से 10 न्यूटन और इधर से 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन वाला बल ज़्यादा होने के कारण मार्कर इधर की ओर खिसकेगा। जब मार्कर इधर की ओर खिसकेगा तो इसमें क्या होगी, गति होगी। तो इस प्रश्न का जवाब है कि किसी पिंड पर असंतुलित बल लगाने पर पिंड हो जाता है। पिंड कैसा हो जाएगा, गतिशील हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है, कोई वस्तु जब वृत्तीय पथ पर गति करती है तो केंद्र की ओर लगने वाला बल होता है। मतलब जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पे, यहाँ समझिए ये क्या हो गया, वृत्तीय पथ हो गया और इस पे कोई वस्तु है जो घूम रही है। तो जब ये वस्तु इस पे घूमेगी ऐसे, तो इधर केंद्र यहाँ पे होगा वृत्त का, तो केंद्र की ओर जो बल लगेगा उसको किस नाम से जाना जाता है। तो केंद्र की ओर जो लगने वाला बल होता है उसे अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल के नाम से जाना जाता है, जो केंद्र की ओर लगता है। और दूसरा एक बल ये भी होगा जो बाहर की ओर लगेगा, तो उसे हम लोग कहते हैं अपकेंद्र बल, अपकेंद्र बल। तो जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्र बल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है। ये जीएस का एक बहुत बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि पर्वतों की रानी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। तो पर्वतों की रानी के नाम से मसूरी को जाना जाता है। मसूरी उत्तराखंड में पड़ता है। फिर कह रहा है कि पीएच का पूरा नाम क्या होता है। पीएच जो होती है वो किसी द्रव को ये बताता है वो अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है। तो पीएच का जो पूरा मान होता है, पीएच इसका होता है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का पूरा नाम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। फिर अगला प्रश्न है कि ऐसा विलयन जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसे क्या कहा जाता है। ऐसा विलयन जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसे
अम्ल कहा जाता है। अब पीएच को सही से समझते हैं हम लोग कि पीएच का जो पैमाना होता है वो किस प्रकार से, जो पीएच स्केल होती है, ये मान लीजिए कोई एक स्केल है, इसमें यहाँ पे क्या है 0 है, और इधर की ओर यहाँ पे 0 ना लिख के यहाँ पे 7 लिखिए। बीच में क्या है, इसके 14 तक ये स्केल होती है, मतलब 1 से लेके और 14 तक, यहाँ पे 1, यहाँ पे 14 और बीच में 7। तो 7 से इधर 6 होगा, यहाँ पे 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा और 2 और 1। ऐसे है, इधर करेंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13 और यहाँ पे 14। तो जो 7 बीचों बीच में है, यहाँ पे कोई भी द्रव होगा जिसका मान 7 होता है, तो वो द्रव क्या होता है, उदासीन होता है। उदासीन, उदासीन। और जो इधर 7 से कम होता है वो होता है अम्लीय। अम्लीय, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसे अम्लीय कहते हैं, और जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है उसे क्षारीय कहा जाता है। क्षारीय। तो क्वेश्चन के अनुसार ऐसा विलयन जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसे अम्लीय विलयन के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती किसके संस्थापक हैं? मतलब दयानंद सरस्वती किस संस्था का स्थापना किए थे? तो उसका सही जवाब है आर्य समाज। आर्य समाज। दयानंद सरस्वती किसके संस्थापक थे? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। फिर अगला कह रहा है, धावन सोडा में जल के कितने अणु होते हैं? धावन सोडा को सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है, और सोडियम कार्बोनेट जिसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। तो यहाँ पे जल के कितने अणु मिल रहे हैं? 10 अणु। तो क्वेश्चन के अनुसार धावन सोडा में जल के कितने अणु होते हैं? 10 अणु होते हैं जल के, 10 यहाँ पे लिख दिए। फिर अगला कह रहा है कि किस ऊतक से पौधों में लचीलापन होता है? पौधों में जो ऊतक होते हैं वो 3-4 टाइप के ऊतक होते हैं, जिसमें कोलेनकाइमा जो ऊतक होता है, ये जो होते हैं सरल ऊतक और जटिल ऊतक, 2 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं पौधों में, जिसमें से जो जटिल ऊतक होते हैं उसमें कोलेनकाइमा के वजह से पौधे में लचीलापन होता है। कोलेनकाइमा। फिर अगला प्रश्न है कि सी जो है कार्बन का प्रतीक किस भाषा से लिया गया है? तो सी जो कार्बन का प्रतीक सी हम लोग लिखते हैं वो लैटिन भाषा से लिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, निषेचन के बाद कहाँ पर जाइगोट का निर्माण होता है? निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन जब होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद कहाँ पे जाके एम्ब्रॉय मतलब भ्रूण बनता है, तो एम्ब्रॉय का निर्माण जो होता है वो यूट्रस में होता है। यूट्रस। जाइगोट कहाँ बनता है? फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट यूट्रस में बनता है। फिर कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाई प्रोडक्ट क्या होता है? बाई प्रोडक्ट मतलब जो अतिरिक्त उत्पाद होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें अतिरिक्त उत्पाद क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं जिसमें वो अपना भोजन बनाते हैं, और भोजन बनाते हैं पौधे, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन रिलीज होती है जो हम लोग उसको पाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में प्रोडक्ट क्या होता है? पौधों के लिए खाना बनता है। और बाई प्रोडक्ट क्या होता है? पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ही ऑक्सीजन मिल जाता है, तो बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन निकलता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। फिर अगला प्रश्न है, सामान्यतः वैद्युत धनात्मक तत्वों की
संयोजकता क्या होती है। जो विद्युत धनात्मक तत्व है आवर्त सारणी में, उनकी जो संयोजकता है वो कितने तक होती है, इसकी बात यहाँ पे किया जा रहा है। तो आवर्त सारणी में जो धातुएं होती हैं वही विद्युत धनात्मक होती हैं। तो पहले ग्रुप, दूसरे ग्रुप और तीसरे ग्रुप की जो तत्व हैं वो सारे के सारे विद्युत धनात्मक होते हैं, जिनकी संयोजकता पहले ग्रुप के जितने भी तत्व हैं उनकी संयोजकता 1 होती है, दूसरे ग्रुप की 2 होती है और तीसरे ग्रुप की 3 होती है संयोजकता। तो जो विद्युत धनात्मक धातुएं होती हैं उनकी संयोजकता 1 से लेके 3 तक होती है। फिर अगले प्रश्न में है कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम किस नाम से जाना जाता है। तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के नाम से जाना जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हम इस बोर्ड पे 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो अब ये बोर्ड जो है वो हमारे हाथ पे भी एकदम बिल्कुल जिस दिशा में हम लगाएंगे उसी दिशा में लंबवत, मतलब ये बोर्ड भी हमारे हाथ पे, अगर हम मार्कर से बोर्ड पे 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो बोर्ड के द्वारा इस मार्कर पे भी 10 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, तभी मतलब ये जो मार्कर है वो बोर्ड पे रुका हुआ है। अगर बोर्ड के द्वारा 10 न्यूटन से ज़्यादा बल लगाया जाएगा तो मार्कर पीछे की ओर हट जाएगा, या फिर मार्कर के द्वारा 10 न्यूटन से ज़्यादा बल लगाया जाएगा तो बोर्ड में मार्कर धंस जाएगा अंदर की ओर। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये कहता है कि यदि हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो वो वस्तु भी उसी के बराबर विपरीत दिशा में बल लगाती है, उसे क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के नाम से जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न है, किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए ठोस, द्रव, गैस। तो जो ठोस अवस्था होती है उसमें ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं। तो भारतीय संसद का जो उच्च सदन होता है वो राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है और लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। जो संसद है वो 2 भाग, मतलब संसद जो है वो ऐसे है, कुछ यहाँ पे ऐसे है और ऐसे है। इधर एक तरफ क्या है लोकसभा और दूसरी तरफ होती है राज्यसभा संसद में, और ये बीच में गलियारा होता है, यहाँ बैठने के लिए जगह होती है। इधर लोकसभा के मेंबर बैठते हैं और इधर राज्यसभा के जितने भी मेंबर होते हैं वो बैठते हैं। फिर अगला प्रश्न है, ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे धातु, अधातु, उपधातु और अक्रिय गैस। तो इनमें से जब हम लोग सिलेक्शन करेंगे तो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है अधातु, क्योंकि इसका उदाहरण जब हम लोग लेंगे तो कार्बन जो है वो एक ठोस धातु है, उसके बाद क्लोरीन गैस अवस्था में पाई जाती है और जो ब्रोमीन है वो जल के रूप में पाया जाता है। तो अधातु ऐसे हैं जो कि ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, चींटी में कौन सा अम्ल होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। ये चींटी के डंक में भी होता है और बिच्छी के डंक में भी यही होता है, फार्मिक एसिड ही। और जो हाड़ा होता है, जिसमें हम पीली वाली भी हाड़ी होती है और लाल वाली भी होती है, तो उनमें भी फार्मिक एसिड ही पाया जाता है। तो आज हम आप लोगों को बस 17 क्वेश्चन ही करा पाए हैं और आने वाले वीडियो में फिर मैं 20-20 क्वेश्चन कराना शुरू कर दूंगा। थोड़े इस समय मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है दिन में, जिसकी वजह से मुझे रात में वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और सपोर्ट कीजिए ताकि चैनल मेरा जल्दी से ग्रो करे। और आने वाले टाइम में, अभी तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूँ, जब चैनल पे सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं लाइव भी
क्लास लूँगा। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।